Hello all of you, and now let's see action plan number 6, preventing treaty abuse. ये तो सब आप जानते ही, अभी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रीटी के अंदर जो बेनिफिट्स दिए होते हैं उसका नाजायज फायदा उठाना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटी अब्यूज. तो इसमें क्या है कि ट्रीटी शॉपिंग, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ये लोग ट्रीटी शॉपिंग करते हैं. कोई कंट्री का किसी कंट्री के साथ अच्छा ट्रीटी है जिसमें दूसरे कंट्री के रेसिडेंट्स को बेनिफिट्स मिल रहा है, तो ये पर्सन क्या करेगा कि उस कंट्री में जाकर के एक कंपनी खोल लेगा और वहां का रेसिडेंटशिप ले लेगा, या पीई खोल के वहां रेसिडेंटशिप ले लेंगे और फिर वहां से इस कंट्री के साथ ट्रांजैक्शंस करेंगे तो अपने को बेनिफिट मिल जाएंगे. शेल कंपनी खोल लो, पेपर कंपनी खोल लो और बेनिफिट्स ले लो. So that is called as treaty shopping. तो इसको रोकने के लिए क्या क्या करना है, लेट्स सी. पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है ना. ना पोल्यूशन है आजकल सब जगह के, गला तो बिल्कुल खत्म हो जाता है. जाना पड़ेगा शायद मुझे भी, न्यूजीलैंड वगैरह शिफ्ट होना सोच रहा हूँ मैं. क्या क्लीन हवा है उधर. अभी गया था मैं बीच में, ब्यूटीफुल कंट्री. वहाँ जाके रहूँगा, मस्त वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, आपको दूंगा, है ना. हालांकि नॉट फॉर टैक्स पर्पसेस, क्योंकि वहाँ का टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा है अपने कंपैरिजन में, बट फॉर अ ब्यूटीफुल लाइफ, यू नो, क्लीन एयर. क्या बताऊँ मैं भी आपको. अच्छा चलो देखते हैं. So given the risk of revenues posed by treaty shopping, countries have committed, और ये minimum standard में आता है ये वाला जो action plan है number 6, have committed to ensure a minimum level of protection against treaty shopping. That commitment will require countries to include in their tax treaties an express statement that their common intention is to eliminate double taxation without creating opportunities for non-taxation or reduce taxation through tax evasion or avoidance, including through treaty shopping arrangements. यानी हम किसी को इस तरह से अलाउ नहीं करेंगे मिसयूज करने के लिए, ऐसा लिखना पड़ेगा. इंटेंशन हैज टू बी मेड क्लियर. Countries will implement this common intention by including in their treaties. क्या क्या इंक्लूड करके करेंगे देखो. Combined approach of limitation of benefits, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज डालेंगे. यानी ट्रीटी के अंदर जो बेनिफिट दिया जा रहा है, अगर आप प्रूव नहीं करते कि आप उस कंट्री के वाकई में रेसिडेंट हो तो हम आपको ये बेनिफिट नहीं देंगे. तो बेनिफिट विल बी सब्जेक्ट टू प्रूविंग दैट यू आर अ रियल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री एंड यू आर एंटाइटल्ड फॉर दिस बेनिफिट. एंड प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, दैट इज पीपीटी रूल. यानी जिस पर्पस के लिए हमने ये दिया है बेनिफिट, वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए. अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा और कोई सिर्फ एक पी बना करके या डमी कंपनी बना करके बेनिफिट ले रहा है, तो फिर उसको अपन नहीं देंगे. तो एक है कंबाइंड अप्रोच, एलओबी प्लस पीपीटी. दूसरा लिखता है सिर्फ पीपीटी अलोन, और द एलओबी रूल supplemented by a mechanism that would deal with conduit financing arrangements not already dealt with in other treaties. ये conduit financing मैंने आपको समझाया था. ये कंपनी, यूएस की कंपनी को इंडियन कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करना है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो डायरेक्ट ना करके क्या करते हैं कि एक और कंट्री की कंपनी को यूज करके फिर प्रोवाइड करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज conduit. पाइपलाइन के थ्रू, which goes through another country which has a good treaty with India. फिर आगे चलो. Section A, Treaty Anti-Abuse Rules. Section A of this report includes new treaty anti-abuse rules that provide safeguards against the abuse of treaty provisions and offer a certain degree of flexibility regarding how to do so. These new treaty anti-abuse rules first address treaty shopping. यानी ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है वो पूरा डिटेल में डिस्कस किया है. विच इन्वॉल्व स्ट्रैटेजीज थ्रू विच अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट attempts to obtain benefits that a tax treaty concluded by that state
grants to resident of that state. For example, by establishing a letterbox company in that state. letterbox company भी वही है, शेल कंपनी, जिसका सिर्फ वहां पे एड्रेस होगा. तो ये क्या है, ये टैक्स प्लानिंग वाले जो लोग हैं, जैसे चार्टर अकाउंटेंट्स एंड ऑल, जो टैक्स प्लानिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, उन्होंने ये एक स्कीम्स ऐसे बहुत सारे निकाले. इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ. व्हाट इज लेटर बॉक्स, ये नाम कहां से आया. फॉर एग्जाम्पल की एक कंट्री है मॉरिशियस, और ये इंडिया है. इनका एक एग्रीमेंट है डीटीए, जिसके अंदर अपन ने मॉरिशियस के रेसिडेंट लोगों को बेनिफिट्स दिए हैं. तो अब यहां से एक यूएस की कंपनी है ओरिजिनली, जिसका पूरा मैनेजमेंट जो है वो यूएस में है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन यूएस. ये मॉरिशियस में आके एक कंपनी खोलेगा, एक कंपनी फॉर्म करेगा. तो ये जो कंपनी यहां पे फॉर्म होगी, इसका कोई रियल में ऑफिस है भी नहीं, लेकिन हर एक कंपनी का एड्रेस होना चाहिए ना कहीं एड्रेस होना चाहिए. तो मॉरिशियस के जो चार्टर अकाउंटेंट्स एंड जो बाकी टैक्स प्लानर्स है, वो क्या कहते हैं, उनके ऑफिसेस है. जैसे कोई कंपनी सेक्रेटरी, उसका ऑफिस है, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, आप हमारे यहाँ कंपनी खोल लो, हम आपको मदद करेंगे कंपनी खोलने में मॉरिशस में. और देखो आपका कोई रजिस्टर्ड एड्रेस तो होगा नहीं, कहाँ आप ऑफिस डालोगे, यहाँ पे आके एम्प्लॉय करोगे, मैनेजमेंट करोगे, पागल हो गए क्या. डोंट वरी, हमारे ऑफिस का एड्रेस आप दे दो. हमारा जो ऑफिस है, चार्टर अकाउंटेंट का ऑफिस, कंपनी सेक्रेटरी का ऑफिस, लॉयर का ऑफिस, वही आपका एड्रेस डाल देंगे. तो जितने भी ऑफिशियल मेल्स और डॉक्यूमेंट्स और बैंक के लिए और इसके लिए उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, वो हमारे यहाँ आएंगे, हम आपको बता देंगे कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए. उसका भी फीस चार्ज करते हैं, टू कीप द डॉक्यूमेंट्स, टू कीप अकाउंट्स वगैरह वगैरह. तो एक रजिस्ट्रेशन के चार्जेस ले लेंगे कंपनी रजिस्टर करने के, और बाद में ये सब सर्विसेज भी ऑफर करते हैं. तो ये कंपनी ने, यूएस की कंपनी ने मॉरिशस में ऐसे कंपनी खोल ली, जिसका रियल में बिजनेस एड्रेस नहीं है. इस कंपनी का कोई ऑफिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. जो सीए या जो सीएस है या जो लॉयर है जिसने कंपनी फॉर्म किया, उसी का एड्रेस डाल दिया. तो उसको कहते हैं लेटर बॉक्स कंपनी. यानी ये कंपनी का यहां पर सिर्फ एक लेटर बॉक्स है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं. एंड हु हैंडल्स देम, द प्रोफेशनल्स, दे हैंडल दोज डॉक्यूमेंट्स. तो इसलिए उसको लेटर बॉक्स कंपनी कहा जाता है. तो उसका कोई वहां इफेक्टिव मैनेजमेंट तो है नहीं मॉरिशस में. लेकिन क्योंकि मॉरिशस गवर्नमेंट के कुछ लॉज ऐसे हैं जो इसको रेसिडेंटशिप ग्रांट करते हैं, देयर माइट बी सम स्कीम्स विच ग्रांट रेसिडेंटशिप टू दिस कंपनी. तो एक कंपनी इधर बन जाती है रेसिडेंट, और फिर रेसिडेंट बन गई तो ये डीटीए का बेनिफिट उसको मिल जाता है. तो ये गलत हो गया ना, दिस इज अब्यूज ऑफ ट्रीटी. ये ट्रीटी का अब्यूज है. ट्रीटी में जो बेनिफिट मॉरिशस के रेसिडेंट्स को दिया है, वो रियल में जो रेसिडेंट्स है, जो वहां बैठते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए है, not for these people. This is treaty shopping by use of letterbox company. फिर आगे देखो, सेक्शन ए also includes new rules to be included in tax treaties in order to address other forms of treaty abuse. These rules address the following: certain dividend transfer transactions intended to lower artificially withholding taxes payable on dividends. डिविडेंड ट्रांसफर्स होते हैं, इसकी डिटेल में अपन नहीं जाएंगे अभी, जिससे विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो कम हो जाता है. जैसे अपन ने कहा कि एक्यूमुलेशन करो और पेमेंट मत करो. Then transactions that circumvent the application of treaty rule that allows source taxation of shares of companies that derive their value primarily from immovable properties. Transactions that circumvent the application of treaty rule. यानी ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस तुमने किए जिससे ट्रीटी में एक रूल होता है वो सर्कमवेंट हो रहा है. सर्कमवेंट यानी बाईपास हो जाता है, रूल को बाईपास करना. तो ये क्या है कि इमूवेबल, कुछ ट्रीटीज में लिखा है कि हम सोर्स पे टैक्स करेंगे, इंस्टेड ऑफ रेसिडेंटशिप वी विल चार्ज टैक्स ऑन सोर्स. अगर ये इनकम इमूवेबल प्रॉपर्टी से बेसिकली डिराइव हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिराइव हो रहा है, तो
ऐसा ही केस देखो उसमें हुआ था ना, तुम्हारा जो वोडाफोन केस हुआ था, कि वोडाफोन कंपनी जो थी वो तो फॉरेन की थी, लेकिन उसकी जो सब्सिडरी इंडिया में है, सब्सिडरी के पूरे एसेट्स, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जो है, वो पूरा इंडिया में था। और इस कंपनी के एसेट्स की वजह से फॉरेन में शेयर्स का वैल्यू आ रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम उसको इंडिया में टैक्स करेंगे सोर्स के ऊपर, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी तो इंडिया में है, जिससे शेयर्स का वैल्यू क्रिएट हो रहा है। तो सिमिलरली ये पॉइंट है कि ट्रीटी के अंदर रूल रहता है दैट अलाउज सोर्स टैक्सेशन ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स पे जो कैपिटल गेन आता है उसको अपन कहां टैक्स करेंगे, वहां जहां पे कंपनी के इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। जहां कंपनी के इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस कंट्री में शेयर्स के कैपिटल गेन को टैक्स करेंगे। यानी आपने शेयर्स कहीं भी बेचा हो, लेकिन उसके कैपिटल गेन को टैक्स कहां करेंगे, अपन वहां करेंगे जहां पर उस कंपनी के इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, क्योंकि इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही तो शेयर का वैल्यू आ रहा है ना, लिंक वहां है। शेयर का वैल्यू कहां से आता है, फ्रॉम दी प्रॉपर्टीज, दी एसेट्स ऑफ द कंपनी। और ये एसेट्स अगर इंडिया में है तो शेयर तुम या इंडिया में बेचो या बाहर बेचो, कहीं भी बेचो, उसको अपन सोर्स के बेसिस पे टैक्स करें। तो अगर ऐसा ट्रीटी में रूल है, अब तुम कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस करोगे जिसकी वजह से ये जो रूल है वो बाईपास हो, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको रोका जाएगा, ऐसे ट्रांजैक्शंस को रोका जाएगा। थर्ड में दिया है सिचुएशंस वेयर एन एंटिटी इज रेसिडेंट ऑफ टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। दो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में रेसिडेंटशिप, जो अपन ने अभी एग्जांपल देखा कि ये यूएस की कंपनी है तो इसका मैनेजमेंट यूएस में है, तो वो यहां का तो रेसिडेंट है ही, प्लस उसने अगर एक पीई खोल लिया, ये तो कंपनी खोला तो चलो ये कंपनी अलग है, बट इफ दिस कंपनी जस्ट स्टार्ट्स अ पीई इन मॉरिशस एंड टेक्स रेसिडेंटशिप ऑफ मॉरिशस, तो तुम दो जगह के रेसिडेंट हो गए ना, पीई तो तुम्हारा ही है, ये तुम ही छो, तो तुम यहां के भी रेसिडेंट हो, तुम यहां के भी रेसिडेंट हो, ऐसा गलत है। यू शुड बी रेसिडेंट ऑफ ओनली वन स्टेट एंड नॉट टू स्टेट्स। तो इसको भी ट्रीटी अब्यूज में लिया जाता है, तो उसके लिए भी रूल्स बनेंगे। तो उसके लिए रूल जो है वो पोयम ही है। पोयम इज द बेसिक रूल टू स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम टेकिंग रेसिडेंटशिप ऑफ टू कंट्रीज। पोयम क्या कहता है कि आपका मैनेजमेंट जहां पर है, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जहां पर है, आपको उस जगह का रेसिडेंट माना जाएगा एंड नॉट द अदर प्लेस। And fourth point says situations where the state of residence exempts the income of PE situated in third states and where shares, debt, claims, rights or property are transferred to PE set up in countries that do not tax such income or offer preferential treatment to that income। देखो, जिस कंट्री में लोअर टैक्स रेट, आप वहां पी खोल लोगे और वहां पी खोल के एसेट्स उधर ट्रांसफर कर दोगे, डेट्स, रिकवरीज, शेयर सब उधर ट्रांसफर कर दोगे, सो दैट इज ऑल्सो ट्रीटी अब्यूज। प्रॉपर्टी को सिर्फ शिफ्ट किया ताकि इनकम वहां पे अराइज हो, तो गलत है। हाँ, कंप्लीट मैनेजमेंट वहां शिफ्ट होता है तो ठीक है। Then the report recognizes that the adoption of anti-abuse rules in tax treaties is not adequate to address tax avoidance strategies that seek to circumvent provisions of domestic tax laws। ट्रीटी को चेंज करके डोमेस्टिक टैक्स लॉज में अगर लूपहोल्स है तो उसको तो अपन बंद नहीं कर सकते, ऐसा कहा है। इट रिपोर्ट रिकॉग्नाइजेस कि ट्रीटी अब्यूज रूल्स तो बना दिए, लेकिन वो टैक्स ट्रीटीज के लिए बनेंगे। व्हाट अबाउट द डोमेस्टिक लॉज, अगर लूपहोल डोमेस्टिक लॉ में है तो उसको कैसे प्लग करना, तो लिखा है दीज मस्ट बी एड्रेस्ड थ्रू डोमेस्टिक एंटी अब्यूज रूल्स। तो इसके लिए हर कंट्री ने अपने डोमेस्टिक एंटी अब्यूज रूल्स भी बनाने चाहिए, इंक्लूडिंग थ्रू रूल्स दैट विल रिजल्ट फ्रॉम वर्क ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द एक्शन प्लान। वो तो ठीक। Then the report also addresses two specific issues related to the interaction between treaties and domestic। तो treaties और domestic जो एंटी अब्यूज रूल्स है उसमें भी लिंक होना चाहिए, इंटरैक्शन होना चाहिए। The first issue relates to the application of tax treaties to restrict a contracting state's right to tax its own residents। A new rule will codify the principle that treaties do not
restrict, the important thing, do not restrict a state's right to tax its own residents. यानी इंडिया के रेसिडेंट लोग हैं, जैसे हम हैं इंडिया में रेसिडेंट, और इंडो मॉरिशस कोई ट्रीटी है, इंडो सिंगापुर ट्रीटी है, तो ये ट्रीटी अपने रेसिडेंट को टैक्स करने के लिए रोक नहीं लगानी चाहिए. ट्रीटी शुड नॉट स्टॉप अ कंट्री फ्रॉम टैक्सिंग इट्स ओन रेसिडेंट्स. यानी कि ये अपने अंदर का मामला है. इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रेसिडेंट, ये अपने अंदर का मामला है. इसमें ट्रीटी कहां से बीच में आए? सो नो ट्रीटी कैन स्टॉप द राइट ऑफ अ कंट्री टू टैक्स इट्स ओन रेसिडेंट्स. ठीक है, subject to certain exceptions. The second issue deals with so-called departure or exit taxes. ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, डिपार्चर और एग्जिट टैक्स. ये क्या है कि वो एक्यूमुलेटेड इनकम जो जमा करके रखते हैं ना, अपनी कंट्री में जमा करके रखा किसी, हमने उनको इन्वेस्टमेंट स्कीम दिया, वो आए और पैसा इधर उन्होंने जमा किया, हमने उनको टैक्स नहीं किया, लेकिन फिर एक दिन वो पूरा पैसा लेके यहां से निकल जाएंगे, तो उसको डिपार्चर कहते हैं. दे आर डिपार्टिंग फ्रॉम इंडिया. इंडिया आए, पैसा जमा किया, टैक्स के बेनिफिट्स लिए और अब जा रहे, तो हम उनके ऊपर डिपार्चर या एग्जिट टैक्स करके एक इंपोज करेंगे कि भैया जा रहे हो तो टैक्स भर के जाओ, अभी तक थे तो आराम कर रहे थे, हमने भी नहीं कहा, लेकिन अब जा रहे हो तो एक काम करो, टैक्स भर के जाओ. तो इस तरह से एक एग्जिट टैक्स लगा सकते हैं. तो वो सेकेंड पॉइंट है, departure or exit tax, under which liability to tax on some types of incomes that has accrued for the benefit of a resident, whether an individual or a legal person, is triggered in the event that the resident ceases to be resident of that state. तो तुम हमारे यहाँ आके रह रहे थे, रेसिडेंट बन गए थे, हमने तुमको बेनिफिट दिए, इफ बेनिफिट्स आर गिवन. अब तुम जब जा रहे हो तो ये टैक्स भर के जाना पड़ेगा. तो एक एग्जिट टैक्स हम लगा सकते हैं उनके ऊपर. तो इस तरह से क्या होगा कि कोई बेकार का जो सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए रेसिडेंट बनने आ रहा था, वो अब नहीं आएगा. जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स सेविंग जो आने वाले लोग थे वो रुक जाएंगे. देन सेक्शन बी में है क्लैरिटी ऑफ इंटेंट टू एलिमिनेट डबल टैक्सेशन विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस. ये थियोरेटिकल है. Section B of the report addresses the part of action seeking clarification that tax treaties are not intended to be used to generate double non-taxation. ऐसे clarification countries ने देना है. प्रीएम्बल में लिखना पड़ता है आजकल. ट्रीटीज जब एंटर होती है उसके प्रीएम्बल में लिखो कि इस ट्रीटी का पर्पस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने का है, ना कि डबल नॉन टैक्सेशन क्रिएट करने का है. ये लिखो ताकि जो लोग भी इसमें अगर गलत एडवांटेज लेंगे और कल उनको हम पकड़ेंगे, कोर्ट में जाएगा मैटर, तो इंटेंशन पहले से क्लियर होगा. प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, क्लैरिफिकेशंस दिए हुए हैं, तो कोई भी फिर ट्रीटी का मिसयूज नहीं कर पाएगा, मिस इंटरप्रेट करके उसका मिसयूज नहीं कर पाएंगे. दिस क्लैरिफिकेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू अ रीफॉर्मुलेशन ऑफ द टाइटल एंड प्रीएम्बल ऑफ द मॉडल टैक्स कन्वेंशन that will clearly state that the joint intention of parties to tax treaty is to eliminate double taxation without creating opportunities for tax evasion and avoidance, in particular through treaty shopping arrangements. कि हम इस ट्रीटी को, जैसे एक कंट्री को बेनिफिट दिया गया है, इंडिया ने कोई कंट्री को बेनिफिट दिया है, तो वो कंट्री भी प्रीएम्बल में लिख रहा है, साइन कर रहा है कि हम किसी को हमारे कंट्री को यूज करने नहीं देंगे फॉर ट्रीटी शॉपिंग. जो हमारे रेसिडेंट्स है उनको ही बेनिफिट देंगे. ऐसे नहीं कि किसी को भी बुला के यहाँ बैठा दिया और उसको रेसिडेंटशिप दे दिया और कहा कि जाओ जाके इंडिया से बेनिफिट ले लो, ऐसा नहीं. देन सी, आइडेंटिफाइंग टैक्स पॉलिसी कंसिडरेशंस बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रीटी. Section C of the report addresses the third part of the work mandated by Action 6, which was to identify the tax policy considerations that in general countries should consider before deciding to enter into tax treaty with another country. कुछ policies पहले decide करो फिर enter करो. The policy considerations described in this section should help countries explain their decisions not to enter into tax treaties with certain low or no jurisdiction, no tax jurisdictions. तो जो कंट्री ट्रीटी नहीं करती है ऐसे लोगों के साथ, तो वो भी समझ में आएगा
These policy considerations will also be relevant for countries that need to consider whether they should modify or ultimately terminate a treaty previously concluded in the event that a change in circumstances, such as changes in domestic law or treaty partner, raises BEPS concerns related to that treaty. जैसे इंडिया मॉरिशस का 1970s में ट्रीटी एंटर हुआ था, और अब जब ये बेप्स के सब 2015 में आए ये सब एक्शन प्लान्स, तो उसके बाद हमने उनकी ट्रीटी को रिवाइज किया. इंडो सिंगापुर, इंडो मॉरिशस, ये सब ट्रीटीज रिवाइज हुए 2017-16 में, क्योंकि बेप्स कंसर्न्स आ रहे थे, उसके अंदर प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा था. तो बेप्स ये जो कोड आ गए अभी एक्शन प्लान, तो उसमें लिखा है कि आप ट्रीटीज को रिवाइज भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो. The three-pronged approach to address anti-treaty abuse is illustrated as under. Number one, title and preamble. तो जब ट्रीटी एंटर होती है उसके टाइटल और प्रीएम्बल में क्लियरली लिखो कि हमारा इंटेंशन डबल टैक्स अवॉइडेंस को रोकने का है, डबल नॉन टैक्सेशन क्रिएट करने का बिल्कुल नहीं है. सेकेंड, LOB rule, limitation of benefits. Rules based on objective criteria such as legal nature, ownership in and general activities of residents of contracting states, similar to those found in US, India and Japanese tax treaties. जैसे अपने है पोएम का मेजर रूल है कि आप पहले प्रूव करो कि आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उस कंट्री में है, तभी हम आपको उस कंट्री का रेसिडेंट मानेंगे, और मानेंगे तो ही आपको बेनिफिट देंगे, वरना नहीं देंगे. And PPT rule, general anti-abuse rule based on the principle purpose of transactions or arrangements to address other forms of abuse not covered by LOB rule, like conduit finance arrangements. यानी जो चीज रेसिडेंट से प्रूव नहीं होती लेकिन पर्पस से प्रूव होती है कि भाई पर्पस क्या है, तो उसके लिए फिर ये रूल लगाया जाता है, पीपीटी रूल. और देखो उसी का एग्जाम्पल भी दिया है इंडियन टैक्सेशन रेजिम में, जो LOB क्लॉज इंसर्ट हुआ है अभी इंडो मॉरिशस एज वेल एज इंडो सिंगापुर एग्रीमेंट के अंदर. तो देखो ऑन 10 मई 2016 ये एक्शन प्लान 2015 में आए, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया. इंडिया एंड मॉरिशस हैज साइंड अ प्रोटोकॉल अमेंडिंग the Indo-Mauritius Tax Treaty at Mauritius. In the said treaty, at the first time it was provided, for the first time it has been provided that gains from alienation of shares, यानी कि capital gain on shares acquired on or after 1417 in a company which is resident of India may be taxed in India. तो यही तो था ना, पहले क्या था कि इंडो मॉरिशस ट्रीटी में लिखा था 2017 के पहले कि जो भी शेयर्स मॉरिशस के रेसिडेंट लोग इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और बेचेंगे तो उनको इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब लगेगा. तो 1417 से ये चेंज हो गया है, लेकिन प्रोस्पेक्टिवली चेंज हुआ है. इसे लिखा है कि जो भी शेयर्स 1417 के बाद खरीदे जाएंगे, यानी मॉरिशस के रेसिडेंट लोग 1417 के बाद इंडिया में जो शेयर्स खरीदेंगे और फिर आगे चल के बेचेंगे और कैपिटल गेन आएगा, तो वो कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा सोर्स रूल पे. पहले रेसिडेंट रूल पे था, अब उसको सोर्स रूल पे शिफ्ट कर दिया. द टैक्स रेट ऑन सच कैपिटल गेन अराइजिंग ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1417 टू 31 मार्च 19, 2 साल का थोड़ा सा रिलैक्सेशन पीरियड दिया है. क्या कि शुड हाउएवर नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन सच कैपिटल गेन्स इन इंडिया. यानी अगर इंडिया में कैपिटल गेन रेट 10% है तो इनको 5% लगेगा. तो दो साल के लिए एक थोड़ा वो रहता है ना, जोर का झटका नहीं लगना चाहिए अचानक, तो उसको थोड़ा सा कुशन दिया है कि 2 साल तक आधा रेट लगाएंगे, जो नॉर्मली इंडिया में रेट लगता है उसका आधा लगाएंगे. जैसे इंडिया में लॉन्ग टर्म गेन टैक्स 20% है, तो उनको बोलेंगे ठीक है तुम लोग 10% भरो. अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% है तो उनको बोलेंगे तुम 7.5% भरो. लेकिन ये जो कुशन दिया है, जो बेनिफिट दिया है, वो किन लोगों को दिया है? देखो,
A limitation of benefit clause has been introduced which provides that the resident of contracting state यानी Mauritius shall not be entitled to the benefits of 50%. उनको ये 50% बेनिफिट नहीं मिलेगा. Applicable in transition period, transition यानी ये 2 साल का जो transition period है, if its affairs are arranged with the primary purpose of taking advantage of concessional rate of tax. यानी गवर्नमेंट चेक करेगा कि ये जो पर्सन है मॉरिशस का रेसिडेंट जो इंडिया में आके ये शेयर्स खरीदा और बेचा, इसका पर्पस क्या है? क्या ये सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस के लिए आया है या ये रियली मॉरिशस का रेसिडेंट है? ये चेक किया जाएगा. फर्दर, अ शेल और अ कॉन्ड्यूट कंपनी क्लेमिंग टू बी रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस यानी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू दिस बेनिफिट. तो हम पहले पता लगाएंगे कि ये कंपनी का वाकई में कोई बिजनेस है क्या मॉरिशस में, क्या इसकी इन्वेस्टमेंट्स है मॉरिशस में, क्या ये वाकई में एक रियल कंपनी है मॉरिशस में. अगर पता चला कि नहीं है, ये सिर्फ शेल कंपनी है, एक्चुअली तो यूएस बेस्ड कंपनी है, मॉरिशस में सिर्फ एक नाम के लिए एक लेटर बॉक्स कंपनी या शेल कंपनी क्रिएट करके रखी है, तो फिर बेनिफिट नहीं देंगे. और वो एक्सप्लेन भी किया है कि व्हाट आर दीज कंपनीज, ये तो अपन बहुत बार अभी पढ़ चुके. शेल और कॉन्ड्यूट कंपनी हैज बीन डिफाइंड as any legal entity falling within the meaning of resident with negligible or nil business operations. negligible एक आध को एम्प्लॉई है वहां बैठा हुआ, चपरासी को अपॉइंट कर दिया है, या कुछ भी नहीं है, nil business operations. or with no real and continuous business activities carried out in the contracting state. कोई रियल एक्टिविटीज नहीं है, सिर्फ पेपर बुक एक्टिविटी है. A resident of contracting state is deemed to be a shell or conduit company if its expenditure on operations in that contracting company is less than Mauritian 15 lakh rupees 15 lakh और Indian rupees 7 lakh. मॉरिशस में भी रुपी होता है, मॉरिशियन रुपी. तो अगर वहां के खर्चे, अब देखो कुछ तो डालना पड़ेगा ना कि ये शेल है कि नहीं पता कैसे लगेगा, तो उसके लिए रूल है कि मॉरिशस में जो ये रेसिडेंट पर्सन है उसका मॉरिशस में खर्चा साल का 15 लाख मॉरिशियस रुपीस के ऊपर होना चाहिए या इंडिया का 7 लाख रुपए के ऊपर होना चाहिए. इन द रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एज द केस मे बी इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट द गेन अराइजेस. जिस दिन उनका गेन अराइज हुआ, इंडिया में शेयर्स बेचे उन्होंने, तो अपन देखेंगे कि इसके पहले के 12 महीने में तुम्हारा मॉरिशस में खर्चा कितना हुआ है, बिजनेस एक्सपेंस क्या है. तो मॉरिशस का 15 लाख या इंडियन रुपीस में 7 लाख का अगर खर्चा दिखाते हो कि वहां हुआ है, तो फिर ठीक है, तुम्हारा रियल बिजनेस होगा उधर, ऐसा अपन मानेंगे, फिर बेनिफिट देंगे 50% टैक्स रेट का, वरना नहीं देंगे. ना सिमिलर क्लॉज इंडो सिंगापुर टैक्स ट्रीटी में भी इंसर्ट हुआ है, सेम टू सेम, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम. तो वो एक्शन 6 था. फिर 7 पे चलते हैं. अब यहां स्पेसिफिक टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर है ये, एक देखते हैं. प्रिवेंट द आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट स्टेटस. पीई का स्टेटस आप अगर अवॉइड कर रहे हो बाय मेकिंग सर्टेन अरेंजमेंट्स, तो उसको कैसे डील किया जाएगा. उसमें लिखा है दिस रिपोर्ट इंक्लूड्स चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ पीई इन द ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन that will address strategies used to avoid having a taxable presence in a country under tax treaties. यानी जो लोग एडजस्टमेंट्स इस तरह से करते हैं कि उनका पीई क्रिएट नहीं होता, दे अवॉइड दैट क्रिएशन ऑफ पीई इन अ टैक्सेबल कंट्री. जैसे कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस कर रही है और अगर उसका पीई मान लिया गया, तो फिर उसको अपन इंडिया में टैक्स कर देते ना. सो दे विल डू इन सच अ वे दैट दे विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. जो पीई के रूल्स होते हैं उसको किसी तरह से गोल घुमा के अवॉइड करना. तो इसको कैसे रोकेंगे, देखो. These changes will ensure that where the activities that an intermediary exercises in a country, अब देखो ये एक बहुत आसान तरीका है पी अवॉइड करने का, एजेंट अपॉइंट कर दो.
Instead of foreign company coming and setting up its office in India, what it will do is it will appoint an agent in India. और पेपर पे ऐसे दिखाएंगे वो एजेंट इंडिपेंडेंट है और वो अपना काम कर रहा है, हम उनको काम दे रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, तो इसलिए हमारा बिजनेस इंडिया में नहीं है. लेकिन यहां पे लिखा है कि आप इंटरमीडियरी को चेक करो कि इंटरमीडियरी के ऊपर फॉरेन कंपनी का कंट्रोल कितना है, मैनेजमेंट कितना है. तो अगर ये पता चला कि ये एजेंट इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है मगर उसके कहने पर ही काम कर रहा है, यानी उसके कंट्रोल में है, उसके मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो फिर इस इंटरमीडियरी को अपन पी मान लेंगे. और अगर ऐसा पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है, ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, फॉरेन कंपनी ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये अपना काम अलग से कर रहा है, तो भी ठीक है, फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी नहीं है. अब देखो इसमें एग्जाम्पल देता हूं तो आपको याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे. फॉर एग्जाम्पल हम एक फॉरेन कंपनी है लाइक माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाता है. अब एक कुछ काम, उसके बहुत सारे काम इंडिया में भी होते हैं. इंडिया में यू गेट द चीपेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, है ना, और अच्छे दिमाग के डेवलपर्स, बट एट अ वेरी लो कॉस्ट. तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया आया, उसने एक ऑफिस डाला बेंगलोर में बहुत बड़ा, और वहां से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम शुरू किया. तो अपन इसको पीई मान लेंगे, क्योंकि उनका खुद का इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में है और ऑफिस सेटअप है और इतने सारे एम्प्लॉय किए, 25,000 एम्प्लॉइज, तो ऑब्वियसली दे हैव अ पीई. लेकिन अगर पीई से बचना है तो वो क्या करेंगे कि वो खुद इधर बिजनेस ना सेटअप करके एक एजेंट को अपॉइंट कर देंगे और कहेंगे कि आप बिजनेस करो इंडिया में. अब एजेंट कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट कहेगा हम आपको पैसा देंगे ना, हम आपको पैसा देंगे कैपिटल, आप इतने लोगों को एम्प्लॉय करो, इतने मशीन लगाओ और बिजनेस करो और हमको दो, काम करके दो. सो नाउ माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट डूइंग बिजनेस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इज अपॉइंटिंग एन एजेंट टू गेट द बिजनेस डन. तो सवाल यह आया कि माइक्रोसॉफ्ट का पीई फिर भी इंडिया में माना जाएगा क्या? तो आंसर है यस. तो हम क्या देखेंगे, द लेवल ऑफ कंट्रोल दैट माइक्रोसॉफ्ट हैज ऑन दिस एजेंट या इंटरमीडियरी, तो इसको इंटरमीडियरी कहते हैं. तो अगर इंटरमीडियरी पे फुल कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट को है, टोटल कंट्रोल है, और ये जो इंटरमीडियरी उसको पैसा भी उसी ने दिया है, तो इन्वेस्टमेंट इज वन क्राइटेरिया दैट वी सी, बिजनेस इज अनदर क्राइटेरिया, कि ये एजेंट कितने लोगों के लिए बिजनेस करके देता है, अकेले माइक्रोसॉफ्ट के लिए या बाकी लोगों के लिए भी, एंड सेवरल सच अदर थिंग्स, जिससे अपन बेसिकली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को चेक करते हैं. तो अगर हमें समझ में आए कि ये इफेक्टिव मैनेजमेंट माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो फिर इंटरमीडियरी को भी पीई माना जा सकता है. तो वो इधर दिया है, देखो. These changes will ensure that where the activities that an intermediary exercises in a country are intended to result in regular conclusion of contracts to be performed by a foreign enterprise, that enterprise will be considered to have a taxable presence in that country, unless the intermediary is performing these activities in the course of an independent business. अगर हम ये प्रूव करें कि इंटरमीडियरी इंडिपेंडेंट है, उसी के पैसे से उसने सेटअप किया है, उसी का कैपिटल है, उसी ने पैसे लगाए, उसी ने कंप्यूटर खरीदे, वही सॉफ्टवेयर बनाकर हमको दे रहा है एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट का पीई नहीं माना जाएगा. The changes will also restrict the application of a number of exceptions to the definition of PE. तो PE के जो पुराने रूल्स थे उसमें जो एक्सेप्शंस हुआ करते थे, तो अब नया एक्शन प्लान कह रहा है कि वो रिस्ट्रिक्शंस को भी कम करो, एक्सेप्शंस को कम करो. नहीं तो एक्सेप्शन का बेनिफिट लेके लोग PE के चुंगल से निकल जाते थे, तो एक्सेप्शंस को ट्वीक करो, उनको कम करो, स्ट्रिक्ट बनाओ, डोंट गिव वेरी generous exceptions. So the changes will also restrict the application of number of exceptions to the definition of PE to activities that are preparatory or auxiliary in nature, and will ensure that it is not possible to take advantage of these exceptions by the fragmentation of a cohesive operating business into several small operations. यानी फॉरेन पार्टी एक बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया में, तो एज अ बिजनेस करना चाहते तो इट हैज ऑल फंक्शंस,
अब वो क्या करेगा कि बिजनेस तो करेगा, लेकिन इस तरह से कि सब फंक्शंस को अलग 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 एंटिटीज को दे देगा, यानी इंस्टेड ऑफ वन इंटरमीडियरी ही विल अपॉइंट 10 इंटरमीडियरीज। तुम एचआर का काम करो, तुम मैनेजमेंट का काम, तुम इसका काम, तुम उसका काम, तुम उसका काम। तो दे विल फ्रैगमेंट द होल बिजनेस, बिजनेस को फ्रैगमेंट कर देंगे और अलग अलग लोगों को काम दे देंगे, ताकि अगर एक के साथ भी हमारा लिंक पकड़ा गया तो भाई वो क्या कर रहा है, कोई टोटल बिजनेस थोड़ी कर रहा है, वो तो हमारा सिर्फ एक काम कर रहा है। सो वी डोंट हैव पी। फिर मेरा रिलेशन इसके साथ पकड़ा गया तो मैं कहूंगा वो तो एक छोटा सा काम कर रहा है, दैट इज नॉट पी, दैट इज नॉट द होल बिजनेस। कोई बिजनेस थोड़ी है, वो तो एक एक्टिविटी कर रहा है। जिस तरह से डीफ्रैगमेंट कर देते हैं, फ्रैगमेंट कर देते हैं, तो नए जो रूल्स बनेंगे तो उसमें क्या है कि ये सबको एक साथ एक्यूमुलेट करके देखा जाएगा। सारे एक्टिविटीज जो मैंने इंडिया में किए थ्रू डिफरेंट पीपल, सबको एक्यूमुलेट करके फिर देखेंगे कि एज अ टोटलिटी में मेरा बिजनेस वहां चल रहा है क्या। इफ यस, आई हैव अ पी। Then they will also address situations where the exception applicable to construction sites is circumvented through the splitting up contracts between closely related enterprises. Construction में भी लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे मैंने वहां से फॉरेन से इंडिया में कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो मैं क्या है, अलग अलग लोगों को छोटा छोटा अलग अलग काम दे दूंगा, तो वो भी अपन एक्यूमुलेट करके देखेंगे। स्प्लिटिंग अप अलाउड नहीं रहेगा। Thus, the following steps have been advocated. Reworking exceptions to PE. PE का definition change करो, उसको strong बनाओ, strict बनाओ। Exceptions को ज्यादा मत दो, बहुत ही कम exceptions दो। तो उसमें mainly anti-fragmentation rule is to be adopted to aggregate यानी to consolidate all activities carried by enterprise in a state along with activities undertaken by its closely related entities undertaking business operations that create tax mismatch and are cohesive in nature। यानी है तो cohesive, यानी एक दूसरे से related activities है, लेकिन अलग अलग लोग कर रहे हैं, related enterprises कर रहे हैं, तो सबको अपन एग्रीगेट करके देखेंगे। अगर वो cohesive in nature है तो, और उससे टैक्स मिसमैच हो रहा है। The above test can also be applied to understand whether the activities undertaken by an enterprise in a state are preparatory or auxiliary। preparatory nature के है, auxiliary nature के है, वो सब देखा जाएगा, यानी incidental nature के। preparatory and incidental समझता है ना, मैंने एक एक्टिविटी करना है तो कुछ एक्टिविटीज है जो उससे रिलेटेड है, preparatory nature है, या auxiliary है जो साथ में की जाती है, incidental activities, तो वो चेक करेंगे। Then analyzing arrangements entered through contractual agreements, यानी agents के through। OECD proposes to include commissionaire business यानी agent business model under the definition of PE। agent business को भी PE में include करने का प्लान है, अगर वो कंट्रोल में है तो। अगर इंडिपेंडेंट है तो भी नहीं, तो वहां एक्सेप्शन दिया जाएगा, बट नॉर्मली दे विल बी कंसिडर्ड एज पीज। The emphasis is not on the taxable presence for a commissionaire arrangement unless it is performed as an independent business entity। देखो इंडिपेंडेंट बिजनेस है तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिपेंडेंसी लगा तो फिर उसको पी मान लेंगे। अब एक्सप्लेन किया है, कमिश्नर अरेंजमेंट में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट थ्रू विच अ पर्सन सेल्स प्रोडक्ट्स इन अ स्टेट इन इट्स ओन नेम बट ऑन बिहाफ ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइज। देखो ये कमिश्नर जो है वो अपने नाम से बेच रहा है, लेकिन जैसे इंपोर्ट करके इंडिया में बेच रहा है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज दैट इज द ओनर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो ये जो कमिश्नर है वो एजेंट है ना, तो वो कमीशन के लिए काम करता है, लेकिन गुड्स का ओनर जो है वो फॉरेन एंटरप्राइज ही है। मींस ही इज नॉट टेकिंग रिस्क। पहला पॉइंट यह है कि एजेंट इज नॉट टेकिंग रिस्क इन द गुड्स, ही इज नॉट द ओनर, ही ओनली सेल्स फॉर कमीशन। Through such an arrangement, a foreign enterprise is able to sell its products in a state without technically having a PE। उन्होंने अपना कोई ऑफिस सेट नहीं किया है इंडिया में, सिर्फ एक एजेंट अपॉइंट कर दिया है, उसको गुड्स भेज देते हैं, ये इंडिया में बेचता है, कमीशन काट के बैलेंस पैसा फॉरेन कंपनी को दे देता है।
तो फॉरेन कंपनी का टेक्निकली इंडिया में कोई बिजनेस है ही नहीं, पीई नहीं है, to which such sales may be attributed for tax purpose and without therefore being taxable in that state on the profits derived from such sales. फॉरेन कंपनी को सेल्स पे टैक्स लगता ही नहीं इंडिया में, जो प्रॉफिट अराइज हो रहा है उसके ऊपर. Since the person that concludes the sales, an agent, does not own the product that it sells, that person cannot be taxed on the profits derived from such sales and may only be taxed on the remuneration that he receives from its services, that is commission. तो क्या हो रहा है देखो, इसमें टैक्स अवॉइडेंस क्या हो रहा है पहले समझो. ये फॉरेन कंपनी है, इसने एक एजेंट इंडिया में अपॉइंट किया, ठीक है, टू सेल इज गुड्स. अब फॉरेन कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो कि 100 रुपए, उसने ये पर्सन को दिया कि तुम इंडिया में बेचो. तो ये पर्सन जो है एजेंट, ही सेल्स इन इंडिया, रीसेल करता है, रीसेल नहीं सेल करता है, रादर ओनरशिप तो फॉरेन कंपनी का ही है, सेल करता है 210 में. उसका कमीशन इसके अंदर 10 रुपए है मान लो, तो 10 रुपए कमीशन अपना काट लेता है और बाकी 200 रुपए फॉरेन कंपनी को हैंड ओवर कर देता है. अब सवाल यह है कि एजेंट तो इंडिया में रेसिडेंट है, इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो ही इज रेसिडेंट इन इंडिया, सो ही पेज टैक्स ऑन 10 रुपीज. वो अपनी इनकम तो 10 रुपए ही बताएगा ना, भाई मेरा कमीशन मेरा इनकम है, तो 10 रुपए के ऊपर वो टैक्स पे कर रहा है. लेकिन ये 100 रुपए की चीज जो 210 में बिकी, उसमें 10 रुपए टैक्स हुआ और बाकी जो 100 रुपीज है वो कहां गया. यानी ये जो प्रॉफिट इसका है, प्रॉफिट ऑफ फॉरेन कंपनी जो अराइज हुआ, वो इंडिया में टैक्स ही नहीं हुआ ना, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी का पीई इंडिया में है ही नहीं. फॉरेन कंपनी तो नॉन रेसिडेंट है, तो ये नॉन रेसिडेंट है और इसका पीई भी इंडिया में नहीं है, तो वो टैक्सेबल ही नहीं हुआ. तो वो 100 रुपए का प्रॉफिट गायब हो गया ना इंडिया से. हालांकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में हुई, लेकिन प्रॉफिट नॉट टैक्सेबल, बिकॉज वी कैन नॉट से दैट फॉरेन कंपनी इज हैविंग पीई. तो इसलिए अब नए रूल जो बनेंगे पीई के, उसमें एजेंट को भी पीई माना जा सकता है. ऐसे रूल्स बनेंगे कि एजेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी पीई. अगर इसको पीई मान लेंगे तो फिर ये फॉरेन कंपनी का जो 100 रुपए का प्रॉफिट है वो इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल. तो फिर आगे देखो, since Article 55 of OECD Model Tax Convention relies on the formal conclusion of contracts in the name of foreign enterprise, it is possible to avoid the application of that rule by changing the terms of contract without material changes in the functions performed in a state. Commissioner arrangements have been a major cause of concern for tax administrations in many countries. So this is a major cause of concern कि वो 100 रुपया बच के निकल जाता है. As per the revised agency PE rule, अब देखो जो नया रूल आएगा उसमें क्या रहेगा. A person who habitually concludes contracts or habitually plays the principal role leading to conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, leading to a contract in the name of foreign enterprise or provision of goods or service by that enterprise, even if it is not a party to contract, it is covered under the definition of agency PE. तो ये क्या है, एजेंट है. एजेंट क्या कर रहा है, हैबिचुअली कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट, उसको कंक्लूजन का राइट कि तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करो. तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एजेंट और पार्टी के बीच में होता है. कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें गुड्स कहां से आएंगा, फॉरेन कंपनी से आएंगे. तो गुड्स या सर्विस यहां से आएंगे. गुड्स या सर्विस यहां से आएगा, लेकिन ये जो गुड्स एंड सर्विस आएंगे इसका कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में एंटर हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इसके कहने पर कंक्लूड हुआ है. देखो, हैबिचुअली कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट्स, एजेंट हैज अ राइट टू हैबिचुअली कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट और हैबिचुअली प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल, प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट that are routinely concluded without material modification by the enterprise. यानी एंटरप्राइज मॉडिफिकेशन नहीं करता, इसको पूरा राइट है कंक्लूड करने का. जो तुम बोलोगे उस पर कंक्लूड करो, हम कुछ सप्लाई कर देंगे.
लीडिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट इसके नाम से भी हो सकता है, या तो इसके नाम पे भी हो सकता है, इसके नाम पे भी हो सकता है, और प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस बाय दैट एंटरप्राइज इवन इफ इट इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो कभी कभी ये पार्टी नहीं भी रहता, कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, तो अगर इन दोनों के बीच में है तो ये पार्टी नहीं है, स्टिल द एजेंट विल बी कंसिडर्ड एज पीई। तो इस एजेंट को अपन पीई मान लेंगे, पीई ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विल गो टू एक्शन प्लान 8 to 10, छोटे छोटे हैं और ये प्योरली थ्योरेटिकल है। ये ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह से रिलेटेड है। देखो, ट्रांसफर प्राइसिंग आउटकम्स इन लाइन विथ वैल्यू क्रिएशन और इंटेंजिबल्स और रिस्क एंड कैपिटल एंड अदर हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस। ट्रांसफर प्राइसिंग के जो रूल्स हमने देखे थे ना, वो याद करो। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, डिफरेंस इन आर्म्स लेंथ प्राइस का जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, तो उसके ऊपर है ये। The aforesaid action plans represent OECD's work on transfer pricing, which has been the core focus of BEPS action plan. क्योंकि transfer pricing जो है, that is one solution of reducing BEPS. The specific action focus on intangibles, यानी कि patent rights, copyrights वगैरह, risks and capital and other high risk transactions. These are the hard areas of transfer pricing and are summarized together in the final report aligning transfer pricing outcomes with value creation. ये बहुत डीप है, उतने जल्दी अपने को समझ में नहीं आने वाला, मगर ऊपर से पढ़ने का है। Transfer pricing rules which are set out in Article 9 of tax treaties based on the OECD and UN model conventions and transfer pricing guidelines are used to determine on the basis of arm's length price the conditions including the price for transactions within an MNE group. तो ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिकली इंट्रा ट्रांजैक्शन जो होते हैं, ग्रुप के अंदर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज के, उसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग है। The existing standards in this area have been clarified and strengthened, including the guidance on the arm's length principle and an approach to ensure the appropriate pricing of hard to value इंटेंजिबल्स। देखो, गुड्स का लेन देन है तो वो तो अपन निकाल लेते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। उसमें क्या निकालते हैं अपन कि कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन का प्राइस कितना है, उससे अपने को मिल जाता है। याद करो, हमने वो सब डिस्कस किए थे, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड कंपेरेबल ट्रांजैक्शन हम निकालते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सोनी टीवी मैंने इंपोर्ट किया, तो सोनी टीवी दूसरे लोगों ने भी इंपोर्ट किया होगा, किस प्राइस पे किया वो देखते हैं हम। जहां गुड्स है, रियल गुड्स है, वहां तो अपने को प्राइस मिल जाता है ना मार्केट में, अनकंट्रोल्ड प्राइस आराम से मिल जाता है, तो डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन इंटेंजिबल्स जो होते हैं, हम कहेंगे वहां हमारा पेटेंट है, यहां पे यूज हो रहा है, तो हम उसको रॉयल्टी दे रहे हैं। अभी इंटेंजिबल हो गया। इंटेंजिबल में आपने रॉयल्टी जो दिया वो कम दिया कि ज्यादा दिया, इसके लिए कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मिलना मुश्किल होता है ना। तो इंटेंजिबल्स क्या है कि अपन उसको अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं, कम ज्यादा कभी भी इधर उधर कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। उसका एएलपी निकालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस उसके मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली जो हाई रिस्क वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है, क्योंकि रिस्क से प्राइस अफेक्ट होता है, तो हम कहेंगे कि वो जो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है वो लो रिस्क है, हमारा हाई रिस्क ट्रांजैक्शन है, इसलिए प्राइस को कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस में प्राइस मिलना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो सब यहां पे हैंडल किए इन्होंने। तो देखो, पहला देखते हैं एक्शन प्लान 8 addresses transfer pricing issues relating to controlled transactions involving intangibles. Since intangibles are by definition mobile and they are generally difficult to value, ये main problem है, difficult to value.
Misallocation of the profits generated by valuable intangibles is a significant cause of BEPS. रॉयल्टी और टेक्निकल फीस, ये सबको आप कम ज्यादा कभी भी कर दो, पैसा ट्रांसफर कर दो, किसी को समझ में नहीं आता. देन एक्शन प्लान 9, कॉन्ट्रैक्चुअल एलोकेशन ऑफ रिस्क आर रिस्पेक्टेड ओनली when they are supported by actual decision making and thus exercising control over these risks. रिस्क एलोकेशन जो होता है, जिसके बेसिस पे प्राइसिंग डिसाइड होता है, तो उसको भी कैसे एलोकेट करना, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो उसके ऊपर एक्शन प्लान 9 है. और एक्शन प्लान 10 क्या कहता है? दिस एक्शन फोकसेस ऑन अदर हाई रिस्क एरियाज विच इंक्लूड the scope of addressing profit allocation resulting from controlled transactions which are not commercially rational. ऐसे भी तो ट्रांजैक्शंस होंगे ना जो कमर्शियल लेवल पे नहीं है या रैशनल ट्रांजैक्शंस नहीं है, हमने आपस में किए, लोग नहीं करते, तो इसको एलोकेट कैसे करना, हाउ टू एलोकेट प्रॉफिट. Then scope for targeting the use of transfer pricing methods in a way which results in diverting profits from most economically important activities of the M&E group. यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक जगह हो रहा है, लेकिन हम ऐसे मेथड्स एम्प्लॉय करेंगे कि जिसकी वजह से प्रॉफिट दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को छोड़ के दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए. हो सकता है. तो ऐसे अगर आप कोई मेथड्स एम्प्लॉय करोगे तो उसको टारगेट किया जाएगा. तो लिखा है स्कोप फॉर टारगेटिंग द यूज ऑफ टीपी मेथड्स इन अ वे विच रिजल्ट्स इन डाइवर्टिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ M&E ग्रुप. एंड थर्डली द यूज ऑफ certain types of payment between members of M&E group such as management fees, head office expenses, आपस में जो पेमेंट्स होते हैं, to erode the tax base in the absence of alignment with the value creation. Value creation को छोड़ के आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो. It is not in alignment with value creation. तुमने कहा हमारा मैनेजमेंट यूएस में है या हमारा मैनेजमेंट सिंगापुर में, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां कुछ हो ही नहीं रही, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी इंडिया में हो रही है, मगर फिर भी हाई मैनेजमेंट फीस हम यहां से सिंगापुर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो गलत है. The combined 2015 report on these action plans contain revised guidance which responds to these issues and ensures that TP rules secure outcomes that better align operational profits with the economic activities. देखो, profits should be aligned with economic activities. That is the goal which generate them. The report also contains guidance on transaction involving cross-border commodity transactions as well as low-value adding intra-group services. As these two areas were identified as of critical importance by developing countries, the guidance will be supplemented with further work mandated by G20 developing working group. वो तो ठीक है. फिर एक OECD प्राइस TP गाइडलाइंस भी है. In addition, the OECD TP guidelines released in 2017 provide guidance on the application of arm's length principle, which represents the international consensus on the valuation for income tax purposes of cross-border transactions between APs, associated enterprises. In today's economy, where multinational enterprises play an increasingly important role, TP continues to be high on the agenda of tax administrations and taxpayers alike. Normal statements है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. Government needs to ensure that the taxable profits of M&Es are not artificially shifted out of the jurisdiction and that the tax base reported by M&Es in their country reflect the economic activity undertaken therein, and taxpayers need to clear guidance on proper allocation यानी application of arm's length principles. ठीक है. अब आओ recommendations, इस पे क्वेश्चन आएंगे. What are the recommendations? Let's see. First, analysis of contractual relations between parties in combination with the conduct of parties. The OECD's view is that contractual allocation of functions, assets, and risks
between associated enterprises leaves the arm's length principle vulnerable to manipulation, leading to outcomes which do not corresponding to value created through underlying economic activity. यानी आपके जो एलोकेशन ऑफ फंक्शंस है वो इस तरह से आप एडजस्ट करोगे कि प्रॉफिट शिफ्ट हो जाए. जैसे कि बिजनेस पूरा इंडिया में रन हो रहा है, लेकिन आप कहोगे हमारा मैनेजमेंट तो सिंगापुर में है, वहां मैनेजमेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह वहां बैठ रहे हैं, तो हमको उनको फीस देनी पड़ेगी. एंड एज यू नो मैनेजिंग डायरेक्टर्स फीस इज द मोस्ट बल्क अमाउंट, है ना, तो उसको ज्यादा फीस देकर के अपन पैसे को शिफ्ट कर सकते. सिंपल. तो आप जो फंक्शंस को डिवाइड कर रहे हो एंड एसेट्स एंड रिस्क, वो बराबर होना चाहिए. इट शुड बी अलाइंड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी. जिस कंट्री में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वहां पर ये फंक्शंस होने चाहिए rather than somewhere else. तो ये क्या है कि एक vulnerable position बना देता है. In order to deal with this, the revised TP guideline requires careful delineation of the actual transaction between the associated enterprise by analyzing the contractual relations between the parties in combination with the कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज. यानी सिर्फ रिलेशन को मत देखो, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है सिर्फ उसको मत देखो, कॉन्डक्ट भी देखो कि उन्होंने वाकई में ये काम कहां किया है. द कॉन्डक्ट विल सप्लीमेंट और रिप्लेस द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स इफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर इनकम्प्लीट और आर नॉट सपोर्टेड बाय द कॉन्डक्ट. तो अपन कॉन्डक्ट को देखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे रादर देन द कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड, risks and returns to be allocated to the party exercising control and having financial capacity to assume the risk. कभी कभी क्या है कि डमी कंपनीज बीच में क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू काम होता है, तो वो डमी कंपनी के पास ना तो कैपिटल है, ना कोई कंट्रोल है, ना कोई फाइनेंशियल कैपेसिटी है, सिर्फ नाम के लिए खड़ी की गई है, तो वो सबको रिजेक्ट किया जाएगा. हम उस पर्सन को रियल मानेंगे जिसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी हो टू अज्यूम द रिस्क. यानी मेन कंपनी तो देखो यूएस की होती, और जैसे बीच में सिंगापुर, मॉरिशस, केमन आइलैंड्स, ये इनमें एक डमी शेल कंपनीज क्रिएट करते हैं विद लो कैपिटल. उनका कोई कैपिटल ही नहीं होता, उनमें कोई पैसा भी नहीं रहता. लेकिन उनके नाम को यूज करके फिर इंडिया के साथ बिजनेस होता है. तो मॉरिशस कंपनी के साथ इंडिया का बिजनेस हो रहा है जिसमें करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, लेकिन वो मॉरिशस कंपनी के पास उतना कैपिटल भी नहीं है कि वो इतना रिस्क ले सके. मेन पैसा यहां से आ ही नहीं रहा ना, मेन पैसा तो यूएस से आ रहा है. तो इसलिए ये मॉरिशस की कंपनी जो है उसको अपन इग्नोर करेंगे. तो ये पॉइंट्स को भी स्टडी किया जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर कि भैया ये जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है ये रियल में है भी कि नहीं, फाइनेंशियल कैपेसिटी है क्या उसके पास इतना बड़ा बिजनेस का रिस्क लेने का, कि डमी पर्सन है. तो देखो, द रिपोर्ट डिटरमिन्स दैट अ पार्टी दैट कैनॉट एक्सरसाइज मीनिंगफुल एंड स्पेसिफिकली डिफाइंड कंट्रोल ओवर द रिस्क्स और डज नॉट हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू अज्यूम द रिस्क्स. उसके पास कोई फाइनेंस है ही नहीं तो इतना बड़ा रिस्क ले सके. will not be allocated those risks and consequential returns. उनको अपन रिस्क एलोकेट नहीं कर सकते, उनको रिटर्न भी एलोकेट नहीं कर सकते. Rather, those risks and returns will be allocated to the party that does exercise such control and does have the financial capacity to assume the risk. जैसे एक सिंपल एग्जांपल इसका देता हूं मैं आपको याद रखने के लिए कि हस्बैंड वाइफ एक बिजनेस सेटअप हुआ, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टनर बन गए, लेकिन पूरा इन्वेस्टमेंट तो हस्बैंड ने किया है, मैनेजमेंट भी पूरा हस्बैंड ही देख रहा है. वाइफ तो क्या है कि हाउस वाइफ है, वो कुछ डेली देखने थोड़ी आती है, वो सिर्फ ये देखती है कि हस्बैंड यहां वहां कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा. आई मीन टू से गलत डिसीजंस तो नहीं ले रहा. आप समझ गए ना, वेरी गुड. तो अब सवाल यह है कि दो पार्टीज है और अगर अपने को प्रॉफिट एलोकेट करना है दोनों के बीच में, तो किसको ज्यादा प्रॉफिट देंगे अपन? हस्बैंड को देंगे ना, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट भी वही कर रहा है और जो पैसा लगाया है, जो रिस्क ले रहा है बिजनेस में, वो भी तो हस्बैंड ही ले रहा है ना,
वाइफ ने क्या रिस्क लिया है? कुछ भी नहीं, ना तो उसका कोई पैसा लगा है, ना वो कोई मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, कुछ भी नहीं है, तो उसका रिस्क जीरो मानेंगे, इसका रिस्क 100%। तो पूरा प्रॉफिट एलोकेट किसको कर देंगे? हस्बैंड को। तो अगर ये दो आप एंटरप्राइज लो, अब इसको लिंक कैसे करोगे रियल एग्जांपल के साथ कि एक एंटरप्राइज यूएस में, एक एंटरप्राइज इंडिया में, दोनों मिलके कुछ प्रॉफिट कमा रहे। अब प्रॉफिट स्प्लिट मेथड वगैरह हमने देखे थे ना, अगर रिस्क के बेसिस पे अपन प्रॉफिट को स्प्लिट करते हैं, किसने कितना रिस्क एज्यूम किया है बिजनेस के अंदर। तो अगर पता चला कि मैक्सिमम रिस्क तो इंडियन ऑपरेशन ने लिया है, क्योंकि पैसा तो यहां पे था, वहां तो सिर्फ नाम का है, वहां कोई पैसा ही नहीं, दे हैव नॉट इन्वेस्टेड अ सिंगल मनी, सिंगल रुपी, पूरा इन्वेस्टमेंट तो इसका है, पूरा मैनेजमेंट तो यहां से हो रहा है। तो मैक्सिमम रिस्क अपन कहां एलोकेट करेंगे? इंडियन बिजनेस ऑपरेशन को, एंटरप्राइज को। तो ऐसा उसका कहने का मतलब था कि रिस्क को अपोषण करते वक्त, क्योंकि रिस्क अपोषण होता है फिर उसके बेस पे प्रॉफिट अपोषण होता है, तो रिस्क अपोषण करते वक्त ये चीजों को देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट किसका है, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है क्या उतने इन्वेस्टमेंट करने की, ये चीज को भी देखो। देन allocation of returns to M&E group members controlling economically significant risk and contributing assets. The report does not allocate the returns to party which merely owns the assets. सिर्फ जो ओनर है उसको allocate कर दिया, ऐसा नहीं। Those returns are allocated to M&E group member which performs important functions, control economically significant risks and contribute assets as determined through the accurate delineation of the actual transaction. पूरे ट्रांजैक्शन को डेलिनिएट करना है, स्टडी करना है डिटेल में, और फिर देखेंगे कि किसने कंट्रोल किया, किसने इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म किए, किसके पास मैक्सिमम रिस्क है, उस बेसिस पे करेंगे, ना सिर्फ कि ओनरशिप। Similar considerations would apply to M&E group members who provide funding but perform few activities. Accordingly, passive funder may only be entitled to risk-free return or less. देखो एक फंडिंग आया है, सपोज के वाइफ के पास पैसा था, वाइफ ने फंड कर दिया बिजनेस, बाकी सब मेजर काम जो प्रॉफिट लॉस का जो पूरा ये है रिस्क, वो हस्बैंड ले रहा है। तो फिर अपन जब प्रॉफिट एलोकेट करेंगे दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, टू एंटरप्राइजेस के बीच में, तो इन्वेस्टर, वाइफ इन्वेस्टर है बस, तो उसको रिस्क फ्री रिटर्न दे देंगे, एज इफ के शी इज इन्वेस्टेड इन डिवेंचर्स। अगर डिवेंचर में इन्वेस्ट कर देती है तो उसको 10% मिलता, तो यहां भी 10% उसको देंगे, और बाकी प्रॉफिट पूरा हस्बैंड को देंगे। Then actual nature of transactions to be determined for pricing in case where economic substance differs from form. Substance and form approach जो अपन कहते हैं, substance will override the form. Form यानी आपने जिस हिसाब से बिजनेस को अरेंज किया है, substance यानी वाकई में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहां पे हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहां पे हो रही है इन रियलिटी, तो वो दोनों को चेक किया जाएगा। तो ये तो सिंपल पॉइंट है। OECD advocates that efforts should be made to determine the actual nature of the transaction and then to price it, where the economic substance differs from form or arrangements viewed in totality differ from those that would be made by independent enterprises. यानी आप कहोगे कि उसने ज्यादा काम किया, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज हो तो हमको पता चलेगा कि नहीं वो कुछ नहीं कर रहा है, ये ज्यादा काम कर रहा है, मेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कर रहा है। ऐसे जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि अपना मैन्युफैक्चरिंग एक कंट्री में हो रहा है और मार्केटिंग एंड सेल्स दूसरी कंट्री में हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में तो सिर्फ 10% प्रॉफिट आता है, बाकी 90% प्रॉफिट मार्केटिंग एंड सेल्स की वजह से आ रहा है जो अपना दूसरी कंट्री में। अरे ये हम ऐसा कहेंगे, ये हमारी दो एंटरप्राइज है ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो हमने इंडिया में कहा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ हम सिर्फ 10% कमाते हैं और बाकी 90% इनकम हमारा दुबई में होता है जहां मार्केटिंग एंड सेल्स होता है। अरे ये आप कह रहे हो, लेकिन इंडिपेंडेंट अपन मैन्युफैक्चरर्स को देखेंगे कि बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स है जो इंडिपेंडेंटली सेल करते हैं टू डिफरेंट पीपल आउटसाइड इंडिया, तो वो कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं। आपका एलोकेशन ऐसा है 1090,
लेकिन उनका तो ऐसा नहीं होगा ना, वहां पता चलेगा 60/40 है, तो फिर उसको लेंगे अपन। और लास्ट पॉइंट है उसमें कि प्राइसिंग मेथड्स टू एंश्योर दैट प्रॉफिट्स आर एलोकेटेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अल्टीमेटली ले दे के सब वही बात कर रहे हैं, जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को आप देखो, वहां ज्यादा से ज्यादा रिस्क को एलोकेट करो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को एलोकेट करो। तो उसमें लिखा है ट्रांजैक्शन प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ये अपन ने देखा था, नेट प्रॉफिट स्प्लिट करते हैं, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड is being analyzed in order to provide additional guidance on the ways in which this method can be applied to align transfer pricing outcomes with value creation, including in the circumstances of integrated global value chains. Similarly, further guidance is expected on TP for financial transactions, including identifying the economically relevant characteristics for determining the arm's length conditions. On low value adding intragroup services, the guidance provides for elective approach covering a wide variety of services which command a very limited markup on cost and which provide a consistent allocation key for all recipients for such services. ये सब आएगा ऐसा लिखा हुआ है। और उसमें देखो फिर दिया नीचे, ये जो बोल रहा था ना कि ये लो वॉल्यूम जो रहता है, लो प्रॉफिटेबिलिटी सर्विसेज जो रहते हैं, जो इंट्रा ग्रुप में एक दूसरे से दिया जाता है, तो उस पर क्या लिखा है देखो, OECD's guidance on TP for low value adding intra-group services under BEPS action plan of 8 to 10. The guidance is intended to achieve a balance between appropriate charges for low value adding services and head office expenses and the need to protect the tax base of payer countries. तो क्या होगा कि फॉरेन से कोई बहुत ही लो वैल्यू एडिशन वाली सर्विस आ रही है, लेकिन हम उसको हाई पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको रोका जाएगा। तो उसको वैल्यू कैसे करना, लो वैल्यू एडेड जो सर्विसेज है उसको कैसे निकालना। नहीं तो लो वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या होता है कि अपन फॉरेन से लाएंगे और हाई पेमेंट कर देंगे उनको, तो पूरा पैसा इंडिया से बाहर निकल जाएगा। तो उसमें क्या बोलता है देखो, की फीचर्स, अ स्टैंडर्ड डेफिनिशन of low value adding intra-group services as being supportive in nature, not being part of M&E's core business, not requiring or creating value intangibles and not involving significant risks. उसमें कोई रिस्क भी नहीं है, उसमें कोई इंटेंजिबल्स भी खास इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, एंड वो अपना मेन पार्ट भी नहीं है, कोर बिजनेस का पार्ट भी नहीं होता, तो उसको अपन कहते हैं लो वैल्यू एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज। A list of these services that would typically meet the definition. The services listed generally are back office services. Back office work जो होता है basically, customer relations और ये वो, तो ये सब उसमें आते हैं। Low value adding intra-group services. They are not part of core. They don't require use of valuable intangibles. उसमें कोई patent rights, copyrights ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहां कोई significant risk भी नहीं होता। जैसे कि बैक ऑफिस ऑपरेशंस, अकाउंटिंग हो गया, कस्टमर रिलेशंस हो गए, HR हो गया, तो ये सब क्या है, लो वैल्यू एडिंग सर्विसेज माने जाएंगे। देन एन इलेक्टिव सिंप्लीफाइड अप्रोच टू डिटरमाइन द आर्म्स लेंथ चार्जेस फॉर लो वैल्यू एडेड सर्विसेज इंक्लूड अ प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट associated with these services, ability to use general allocation keys, simplified business benefits test, स्टैंडर्ड 5% मार्कअप। ये एक पॉइंट है, स्टैंडर्ड 5% मार्कअप मार के उसको दे दो, यानी अगर वहां कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है, जैसे अपना बैक ऑफिस कहीं और है कोई और कंट्री में, तो उनका कॉस्ट अगर इनकर हुआ है $100 मिलियन, तो उसमें 5% मार्कअप करके उसको इतना प्राइस अपन निकालेंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस। प्रिस्क्रिप्टिव गाइडेंस ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग दैट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर M&E टू बी एबल टू अप्लाई द सिंप्लीफाइड अप्रोच, and the ability for tax administrations to include a threshold above which the simplified approach may be denied. तो एक threshold भी लगाएंगे कि इतना पेमेंट है तब तक तो ये ठीक है, अदरवाइज strict value chains will be determined, valuations will be determined. तो simplified approach जो है कि 5% मार्कअप करके दे दो,
तो वो छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए होगा, तो एक बेस लिमिट भी फिक्स किया जाएगा उसके लिए, थ्रेशोल्ड लिमिट्स. The action plan thus advocates a simplified approach to determination of arm's length price which would reduce the compliance effort for meeting the benefit test, provide greater certainty for MNEs that price charge would be accepted by the tax authorities, provide tax authorities with targeted documentation enabling effective review of compliance risk. ये सबके फायदे में होगा ये. और इंडिया ने फिर उसके लिए क्या किया देखो. In order to reduce the transfer pricing disputes, to provide certainty to taxpayers, to align safe harbor margins with industry standards and to enlarge the scope of safe harbor transactions, CBDT has notified new safe harbor regime based on the report of the committee set up in this regard. It has come into effect from 1/4/17, that is assessment year 17/18, and shall continue till 19/20. वो भी ठीक है, और उसमें भी वही 5% रिकमेंडेड एडिशन है. फिर 11 है मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग बेब्स. अब यहां से बिल्कुल एक बार पढ़ के रख देने का है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, सब वही वो बात करते हैं बार बार. उसको मेजर करो, इंडिकेटर्स ऑफ बेब्स एक्टिविटीज, ये एक पॉइंट देखो, क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ बेब्स एक्टिविटीज, क्यों लिख दो क्वेश्चन. तो वहां 6 इंडिकेटर्स दिया है of BEPS activities. Highlight BEPS behavior using different sources of data, employing different metrics and examining different BEPS channels. When combined and presented as a dashboard of indicators, they confirm the existence of BEPS and its continued increase in scale in recent years. देखो क्या क्या है. Number 1, the profit rates of M&E affiliates located in low tax countries and higher than their group's average worldwide profit rate. For example, the profit rates reported by M&E affiliates located in lower tax countries are twice as high as the worldwide average. तो अपन ग्रुप का एक ये बनाएंगे डैशबोर्ड के प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है सबकी. सपोज अपनी 10 कंपनीज है हमारे ग्रुप में, तो 10 कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, प्रॉफिट रेट्स कितने हैं. तो समझ में आएगा कि जो हमारे लो टैक्स कंट्रीज में हमारे एफिलिएट्स है उनका डबल प्रॉफिट रेट आ रहा है एज कंपेयर टू हाई टैक्स कंट्रीज. इसका मतलब बेप्स हो सकता है, इसका मतलब कि आपने इनकम को शिफ्ट किया हो सकता है. तो एक एवरेज रेट लेंगे और फिर इंडिविजुअल रेट से कंपेयर करेंगे. तो जो हाई टैक्स कंट्रीज है वो एवरेज से नीचे शो कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, और जो लो टैक्स कंट्री वाले अपने एफिलिएट्स है वो एवरेज से ज्यादा शो कर रहे हैं. तो ये एक पैरामीटर आपको चेक करना है, प्रॉफिट रेट्स. 10 सेकेंड है इफेक्टिव टैक्स रेट. टैक्स रेट ये पहला प्रॉफिट देखा, अब टैक्स. पेड बाय लार्ज M&E एंटिटीज आर एस्टिमेटेड टू बी लोअर देन सिमिलर एंटरप्राइजेज विथ ओनली डोमेस्टिक ऑपरेशंस. तो अब आपको जो डोमेस्टिक ऑपरेटर्स है, जो सिर्फ डोमेस्टिक है, उनका कोई इंटरनेशनल रोल नहीं है, उनके साथ कंपेयर किया जाएगा. तो जो M&Es है उनका यूएस में सपोज के टैक्स का टोटल पेमेंट टैक्स रेट एवरेज टैक्स दैट यू हैव पेड इज से 12%, और वही एक डोमेस्टिक एंटरप्राइज है उसी बिजनेस के अंदर, उसने टैक्स 16% पे किया हुआ है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है. Average tax that you have paid is 12 and average tax that domestic has paid is 16. तो आपने कम क्यों किया. तो एक ये भी चेक करेंगे इंटरनली एक कंट्री के अंदर, और उसको फिर ये एक्सटर्नली चेक करेंगे कि आपका प्रॉफिट यहां पे अपने कंट्री में कम था क्योंकि अपना हाई रेट कंट्री है, और दूसरे कंट्री में ज्यादा दिख रहा है जहां लो टैक्स रेट है. तो ये सेकेंड पैरामीटर. थर्ड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेटेड. FDI in countries with net FDI to GDP ratio of more than 200% increased from 38 times higher than all the countries in 2005 to 99 times higher in 2012.
एफडीआई इंक्रीज हो रहा है, कहां पे इंक्रीज हो रहा है? उन कंट्रीज में जहां लो टैक्स रेट्स। देन सेपरेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम लोकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी is particularly clear with respect to intangible assets and the phenomena has grown rapidly। यानी लोग intangible assets को यूज करके प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको पकड़ो। ये इंटेंजिबल के ट्रांजैक्शंस कहां पे हो रहे हैं वो देखो, क्योंकि टेंजिबल में क्या है कि पूरा एसेट क्रिएशन, प्लांट मशीनरी सब लगाना मुश्किल जाता है ना। इंटेंजिबल तो क्या है? पेपर है। मैं यहां से लिख दूंगा कि फारूक का पेटेंट राइट रजिस्टर्ड है कहां पर? सिंगापुर में, खत्म। नाउ विल स्टार्ट पेइंग रॉयल्टी देयर। इट्स सो इजी, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता ना। नो प्लांट नो मशीनरी इज रिक्वायर्ड, जस्ट रजिस्टर अ पेटेंट राइट, दैट्स इट। तो उसको चेक करेंगे, तो वो भी दे रहा है कि इंटेंजिबल्स का जो फंड फ्लो है वो बहुत बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉयल्टीज रिसीव्ड टू स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट in a group of low tax country was 6 times higher than the average ratio for all other countries। यानी R&D एक्सपेंस और जो रॉयल्टी का पेमेंट है उसको अगर आप कंपेयर करो तो 6 टाइम्स हायर दिख रहा है इन लो टैक्स कंट्रीज। यानी R&D बहुत कम और रॉयल्टी बहुत ज्यादा, थोड़ा सा R&D रॉयल्टी बहुत ज्यादा। तो ये क्या है? नकली है ना सब, प्रॉफिट शिफ्टिंग है और कुछ नहीं। Then royalties received by entities located in these low tax countries accounted for 3% of total royalties. This provides evidence of the existence of BEPS, though not a direct measurement. And debt from both related and third parties is more concentrated in many affiliates in higher statutory tax countries. वहां डेट को अपन क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे, ताकि इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ाना है ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहां पे बढ़ाएंगे अपन? जहां पे हाई टैक्स रेट कंट्री है, तो वो है, तो उसको भी चेक करेंगे। द इंटरेस्ट टू इनकम रेशियो फॉर अफिलिएट्स ऑफ लार्जेस्ट ग्लोबल एमिनीज इन हायर टैक्स रेट कंट्रीज इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हायर। यानी पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हम कहां बुक करेंगे? हाई टैक्स कंट्री के अंदर। ऐसा कहने का मतलब है। फिर एम्पेरिकल एनालिसिस दिया है, वो पढ़ लो एक बार, एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट्स। तो वो कोई काम का नहीं है। लिमिटेशंस भी कोई काम की नहीं है। फिर एक्शन प्लान 12 है डिस्क्लोजर ऑफ एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग अरेंजमेंट्स। ये डिस्क्लोजर्स के ऊपर है, तो इसको भी समझाने का कुछ भी नहीं है। all these are to be read once, that's it। क्या क्या डिस्क्लोजर्स होने चाहिए? मैंडेटरी डिस्क्लोजर रेजिम्स होने चाहिए, जैसे अपना 92D है ना सेक्शन ट्रांसफर प्राइसिंग का, जिसमें पूरा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो उसी तरह से। पूरे रिपोर्ट्स जनरेट होने चाहिए, कौन रिपोर्ट बनाएगा, किसको देगा, वगैरह वगैरह, पूरी इंफॉर्मेशन उसमें रहेगी। फिर एक्शन प्लान 13 है री एग्जामिन टीपी डॉक्यूमेंटेशन। टीपी डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, जैसे ये वेब्स डॉक्यूमेंटेशन हो गया, और 13 में टीपी का जो डॉक्यूमेंटेशन है 92D, उसको री एग्जामिन करो, ऐसा लिखा है। और उसमें भी अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड। तो इसमें वो 3 चीज मेनली है, मास्टर फाइल, लोकल फाइल एंड कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, जो अपन ने पहले भी स्टडी किए थे, याद है आपको? तो वो भी एक बार पढ़ने का है। दिस वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अर्लियर। 3 tier स्ट्रक्चर, ये पूरा हमने देखा था। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, मास्टर फाइल, है ना, ये पूरा अपन ने पढ़े थे। सेक्शन 286 भी अपन ने देखा था पूरा टीपी के अंदर। फिर उसके बाद के 2 है लास्ट के, वो तो छोड़ भी देर चलेंगे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा, तो उसके लिए एक्शन प्लान है।
टू अवॉइड डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट आया तो उसको रिजॉल्व करो। तो उसमें मैप, ये मैप भी अपन ने पढ़े थे। और आखिरी में डेवलपिंग अ मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट, ये बड़ा खतरनाक चीज है, समझा देता हूं ऊपर से क्या है, और फिर आप उसको पढ़ना नहीं पढ़ोगे चलेगा। इसमें क्या है कि देखो मेन प्रॉब्लम कहां से आ रहा है, मिसमैच ऑफ आर डोमेस्टिक लॉज विद द डोमेस्टिक टैक्सेशन लॉज ऑफ द अदर कंट्री एंड देन द ट्रीटी। तो एक तरफ अपना लोकल लॉ, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक तरफ उस कंट्री का लोकल लॉ, और फिर ट्रीटी, तीन चीज है। तो ये दोनों लॉज में जो मिसमैच होता है फॉलोड बाय द ट्रीटी मिसमैच, तो ये सबसे बेप्स क्रिएट होते हैं, करेक्ट। तो यहां क्या बोला है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक लॉ, एक डॉक्यूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाओ, एक लॉ ऐसा बने वर्ल्ड लेवल पे कि जिसके अंदर ये जो मिसमैचेस है वो दूर हो जाए। यानी यू कैन से एन इनकम टैक्स एक्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल, जैसे कि अपन ने वो देखे ना कस्टम्स में के जो अपने गुड्स होते हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए कन्वेंशन बना है ना, गैट कंट्रीज ने बनाया। तो उसी तरह से HSN कोड जिसको कहते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, फिर हर कंट्री ने अपने जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके बेसिस पे बनाए। सिमिलरली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार हो, एक इनकम टैक्स एक्ट यू कैन से ऐसा तैयार हो, एक मॉडल फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कि जिसको हर कंट्री फिर फॉलो करे। तो फिर क्या होगा कि सबका जो बेस होगा, बेस ऑफ टैक्सिंग, वो सेम रहेगा या सिमिलर रहेगा। और अगर ऐसा हो जाए और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स जो है वो भी मॉडल फॉर्म्स पे पूरे आ जाए, फिर अगर लोकल टैक्सेस बराबर हो गए तो एग्रीमेंट्स भी बराबर हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो तो फिर ये जो बेप्स है वो अपने आप बंद हो जाएंगे, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का फंडाइच बंद हो जाएगा। खैर बंद तो कुछ नहीं होता, लॉस कितने भी कड़क हो जाए दुनिया में, प्लानर्स तो हमेशा रहेंगे। पुलिस कितनी भी अच्छी हो जाए, चोर कभी खत्म नहीं हो सकते, है ना। तो उसके बारे में पूरा डिस्कशन दिया है, और बहुत सारे कंट्रीज इसमें आ भी गए हैं, वो इस पे पूरा काम भी शुरू हो गया है टू क्रिएट अ कॉमन इंस्ट्रूमेंट। तो इसको एक बार पढ़ के रख देने का, और लास्ट में फिर चैलेंजेस दिया है कि ठीक है सब हो रहा है लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी बाकी है, तो वो भी ये सब रीड वंस, ठीक है। ग्रेट। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट बेप्स and the measures that are taken by OECD to contain and to minimize the creation of BEPS. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, if you really want to enter international tax practice, then you have to take out all these individual action plans which will run into hundreds of pages and study them in detail. लेकिन मुझे मालूम है अभी आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो इसके अंदर जो एक्शन प्लान्स के जो रिकमेंडेशंस थे उनको अच्छे से पढ़ के रखो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो रिकमेंडेशंस थे ना उसको ना भी समझ में आते होंगे ना, रट लो थोड़ा सा, बट डू दैट, क्वेश्चन उसी के ऊपर आएगा, राइट। वेरी गुड।